हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग ये स्टार्ट होता है जी नॉर्थ डकोटा से और ये एंड होएगा जाके टेक्सास स्टेट में। तो कंपनी ने दोबारा से हमें टेक्सास भेजा है। मैंने रिक्वेस्ट की थी लास्ट वीक, मैंने कहा अगर मुझे भेज सकते हो तो भेज दो। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड है, क्योंकि वेदर ख़राब होना है, आपकी मर्जी है आपने जाना है या नहीं जाना है। तो काफ़ी ख़राब वेदर था पीछे विनीपेग से लेके यहाँ फार्गो तक का। तो अभी यहाँ वेदर ठीक हुआ है, टेम्परेचर -2 में आया है। पहले विनीपेग में टेम्परेचर -8 था आज। तो ट्रेलर सारा गंदा हुआ पड़ा है, ये देखो ब्लैक सारी आइस है जी। ये आइस ब्लैक हो जाती है जब ड्राइव करते हैं, पता नहीं क्यों क्या कारण है, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन ये ब्लैक हो जाती है। तो अभी मैं रेस्ट एरिया के ऊपर हूँ, दिखाते हैं रेस्ट एरिया भी आपको। तो जी ये है रेस्ट एरिया नॉर्थ डकोटा का, पहले भी मैंने दिखाया है, काफ़ी बढ़िया रेस्ट एरिया बना हुआ है, लेकिन वॉशरूम थोड़े से पुराने हैं। तो लेकिन जगह काफ़ी अच्छी है बना हुआ। गर्मियों में इसके पीछे खेती होती है तो ट्रैक्टर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी सफ़र की तरफ बढ़ते हैं, शाम के 4 बज चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा जी। विनीपेग से लरीडो का जो सफ़र है ये पड़ता है हमें 2800 किलोमीटर। तो आज का पूरा दिन, कल का दिन और परसों का दिन, तो 3 दिन लग जाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। वहाँ पहुँचेंगे, आराम से ट्रक को किसी जगह पार्क करेंगे, उसके बाद वहाँ सो जाएंगे और सुबह मंडे को उठ के डिलीवरी कर देंगे। ये हिसाब होगा हमारा। जब हम विनीपेग से निकलते हैं ना, तो जो पहला मोड़ आता है हमें आता है 1200 किलोमीटर बाद। तो पूरे 1200 किलोमीटर कोई मोड़ नहीं है, कोई झंझट नहीं है। एक जगह स्पीड लिमिट कम होती है फार्गो में, उसके बिना स्पीड लिमिट 121 की रहती है। कोई दिक्कत नहीं है जी रास्ते में, ट्रैफिक इतनी कम है पूछो मत। अगर हम इसका कंपैरिजन इंटरस्टेट 29 का I-94 से करें, उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत तंगी आती है। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गाड़ियाँ लेके, तो आपको पूरा ध्यान आपके रोड के ऊपर होना चाहिए आपका वहाँ पे। यहाँ पे पूरा रिलैक्स्ड काम है, पूरा रिलैक्स्ड काम, आराम से बड़े आराम से ड्राइव करता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आती, ना स्ट्रेस होता है दिमाग के ऊपर। तो इस इंटरस्टेट के ऊपर अगर आप देखोगे, आने वाली ट्रैफिक तो है थोड़ी बहुत है, लेकिन जाने वाली ट्रैफिक में अगर हम देखें तो सबसे आगे हम ही हैं। मेरे पीछे 2-3 गाड़ियाँ हैं, उसके बिना मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं है। और ये रास्ता देखो पूरा सीधा जाता है, पूरा सीधा। ऐसा नहीं है कि मतलब आते हैं इसमें कर्व्स आते हैं, टर्न भी आते हैं छोटे मोटे, लेकिन उसमें स्पीड लिमिट आपकी 121 की रहती है। ऐसा नहीं है कि स्पीड लिमिट कम होती है, कर्व्स आती हैं, लेकिन पूरा खाली रास्ता है यार, बड़े आराम से ट्रक चलता है इस पे। शाम के 7:30 हो रहे हैं और तूफान आया, बहुत तगड़ा स्नो स्टॉर्म है जी, मतलब खतरनाक है पूरा। अगले दिन की सुबह हो चुकी है जी, टाइम 8 बजे के अराउंड बजे होंगे। अभी मैंने देखा भी नहीं टाइम कितना हुआ यार, 7 बजे तो उठा था मैं, 8:30 हो चुके हैं जी। तो अभी हम खड़े हैं साउथ डकोटा स्टेट में। रात स्नो बहुत पड़ी थी पीछे। तो जी ये है साउथ डकोटा स्टेट। ये देखो पहाड़ों के अंदर जिन्होंने प्रेसिडेंट्स की शक्लें बना रखी हैं यार मुझे हिंदी में पता नहीं लग रहा क्या कहना है इसे, लेकिन ऐसे ही कह सकते हैं कि पहाड़ों में इन्होंने पहाड़ों को काट कर प्रेसिडेंट्स की शक्लें बनाई हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखने लायक चीज़ है। साउथ डकोटा में कभी दिखाएंगे आपको। ये ट्रक पे नहीं जा सकते, यहाँ गाड़ी में जाना पड़ता है, नेशनल पार्क है। तो इधर रेस्ट एरिया है सामने और ये ट्रक की पार्किंग है। तो रात तकरीबन 9 बजे के अराउंड काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी, स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी थी। तो वहाँ से मैं निकला, वही 80-90 किलोमीटर का एरिया था जहाँ स्नो पड़ रही थी बहुत बुरे वाली। उसके बाद मैं निकल कर इस रेस्ट एरिया के ऊपर आया हूँ। यहाँ टेम्परेचर ठीक है, मौसम बढ़िया है, इतनी ठंड नहीं है। तो ट्रक की इंस्पेक्शन करके हटाऊँ अभी मैं, लेकिन एक प्रॉब्लम मिली है मुझे। ये रात ना ये वाला वाइपर था, जो ये वाला वाइपर इधर वाला, ये काम करना छोड़ गया था, तो वो ठीक करवाना पड़ेगा यार। तो क्या करते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से, टीए का पंप ढूंढेंगे, उस पर ठीक करवाएंगे। और टेम्परेचर यहाँ पे -3 है अभी के लिए, लेकिन ऐसा है कि आज टेम्परेचर यहाँ प्लस में चला जाएगा, +10 डिग्री में। तो देखो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। अभी देख लो सुबह -3 है और दोपहर को +10 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पे। तो जी कल रात जब स्टॉर्म आया था ना, ये वाइपर आर्म चलने से हट चुकी थी। मैंने देखा आज सुबह, मैंने कहा कि पता नहीं क्या इशू है। तो इसकी जो अंदर गरारी होती है ना, वो जो उसके दंदे होते हैं वो भुर गए थे, मतलब वो क्या कहें कि भुर गए थे, क्या कैसे घस गए थे वो, हाँ वो घस गए थे। तो यार माफ़ करना, कभी कभी हिंदी के कुछ शब्द याद नहीं आते मुझे,
तो यार वो घिस गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर इसमें रिप्लेस करवाऊँगा तो बहुत काम लंबा चला जाएगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैंने क्या माइक्रोफाइबर लिया, उसके अंदर फंसाया, ऊपर से उसे ठोक दिया वाइपर को। अब वाइपर पूरा अच्छे से घूम रहा है, बड़े मस्त तरीके से भी, जैसे पहले जैसे चलता था। तो फ्रिक्शन आ चुकी है उसमें। तो ये मुझे रात दिक्कत आई थी, मैंने अभी ये रुक के ठीक किया, क्योंकि पता क्या, आगे इंस्पेक्शन होगी कहीं पे और वाइपर ना चला तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ट्रक ट्रेलर पूरा अच्छे से काम कर रहा हो। तो ये जुगाड़ लगाया मैंने, लेकिन वापस जाके विनिपेग इसे ठीक करवा लेंगे। ड्राइव करते हुए मुझे 5 घंटे हो चुके हैं। साउथ डकोटा से निकलकर हम आयोवा में गए, उसके बाद नेब्रास्का, अब हम आ चुके हैं कैंसस में। तो कैंसस काफ़ी सस्ती स्टेट पड़ती है। यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता था पहले, उसने बताया था मुझे कि अगर मेरे विनिपेग में घर 4 या 5 लाख डॉलर का है तो वही घर हमें यहाँ पे 2 लाख डॉलर का मिल जाएगा। काफ़ी सस्ते घर हैं यहाँ पे। अगर हम जनरली बात करें, कनाडा यूएसए से ज़्यादा महंगा है। ग्रॉसरी भी कनाडा की महंगी है और घर भी कनाडा में ज़्यादा महंगे हैं। अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाशिंगटन स्टेट है यूएसए की, वहाँ भी स्नो बहुत कम पड़ती है और बीसी में भी स्नो काफ़ी कम पड़ती है कनाडा की। लेकिन कनाडा के लोग स्पेशल यूएसए जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए अपनी वीकली। अगर कोई टूल्स वगैरह लेने होते हैं तब भी यूएसए में जाते हैं, क्योंकि वहाँ टैक्स कम पड़ता है और वैसे भी ग्रॉसरी वहाँ सस्ती पड़ती है, तेल सस्ता पड़ता है। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सिटीज़नशिप है यूएसए की और कनाडा की, दोनों देशों की, तो उनका घर रहने वाला यूएसए में है और घूमने के लिए वो कनाडा में आते हैं और रिलेटिव्स उनके कनाडा में रहते हैं। तो लोगों ने यूएसए ज़्यादा चूज़ किया है अगर रहना है, क्योंकि यूएसए सस्ता पड़ रहा है लोगों को रहने के लिए। रास्ते में बीच बीच में ऐसे सर्विस प्लाजे बने हुए हैं जहाँ पर आप जाके अपना रेस्ट कर सकते हो। जैसे रेस्ट एरिया होता है उस टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पे लव्स के पंप मिल जाएंगे आपको और मैकडी मिल जाएगा खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कम ही रुकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे रुकना। ओपन सा एरिया है, थोड़ा सा शांति कम होती है यहाँ पे, और वाशरूम वगैरह काफ़ी गंदे होते हैं, क्योंकि सेपरेट वाशरूम नहीं होता ट्रकर्स का और जो गाड़ी वाले होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, उसका वाशरूम अलग होना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो लोग गंद बहुत डालते हैं इसमें। भाई लोग आज निकाल लिया हमें इंस्पेक्शन के लिए स्केल के ऊपर। तो इधर खड़ा है हमारा ट्रक, देखते हैं क्या बनता है स्केल के ऊपर। तो और ये वही ओक्लामा वाली स्केल है जिसमें मैंने लास्ट टू आज से मतलब 1 हफ्ते पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि बहुत ख़तरनाक स्केल है। उसी स्केल ने निकाला है मुझे आज, देखते हैं क्या बनता है। तो भाई इंस्पेक्शन अभी हुई है, एक बड़ा ही मतलब दिलचस्प सा मतलब वार्निंग मिली है मुझे। टिकट नहीं दिया उन्होंने, वार्निंग दी है। तो ये इन्होंने जो वार्निंग दी है मुझे, ये दी है कि आपके ट्रक के जो ड्राइव एक्सल है उसके ऊपर ओवरवेट है, वो भी 1300 पाउंड का। तो कमाल की बात ये है कि 1300 पाउंड यार, मतलब इतना ज़्यादा ये तो हो नहीं सकता यार। बहुत मतलब मुश्किल है इस चीज़ को एडजस्ट करना। तो देखता हूँ एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, देखते हैं अभी। तो जी अभी निकल के आया हूँ मैं स्केल से। ये ओक्लामा वाली वही स्केल है जो मैंने आज से 2 ब्लॉग पहले इसी रूट के ऊपर आया था मैं। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ख़तरनाक स्केल है, तो उन्होंने मुझे निकाला। लेकिन समझ मेरे में बात ये नहीं आई, मुझे जो बात मुझे समझ नहीं आई वो ये थी कि मेरा ट्रेलर 1300 पाउंड ओवरवेट हो गया, जबकि मैं 2 बार वेट चेक करके तुरा हूँ। तो जो मुझे लग रहा है कि मेरा लोड शिफ्ट हो चुका है, वो जब ट्रेलर खुलेगा जाके डिलीवरी लोकेशन के ऊपर तब पता लगेगा। और इधर सनसेट देखो कितना बढ़िया है। तो ऑफिसर पता नहीं उसके दिल में क्या आया, तो पहले तो मुझे टिकट देने लगा। उसके बाद कह रहा है कि मैंने कहा अभी वेट तो मतलब मैंने सिर्फ 3 पिन्स मूव किया है, तो 3 पिन्स मूव करके इतना वेट का कैसे फ़र्क पड़ गया। तो मैं कहा मेरे पास सिर्फ 3 पिन्स की जगह थी मूव करने को। कह रहा है कि क्या पता, मुझे क्या पता। तो फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, मुझे सिर्फ वार्निंग दे दी उसने। कह रहा है तुझे और तेरी कंपनी को वार्निंग है, आगे से ध्यान रखना, बस यही कह रहा है, जाओ बस। तो पहले मुझे टिकट देने लगा था, वो मतलब वेट के अनुसार होती है टिकट, काफ़ी महंगी होती है इसके अराउंड, मुझे लगता है 2-3 हज़ार डॉलर के अराउंड होती है। तो यहाँ तो उसके बाहर करने वाले कंडे में फ़र्क था, या फिर जी हमारा वेट सच में शिफ्ट हो गया और मिरेकलसली कह सकते हैं ना कि मैजिक हो गया कोई, कि मैंने सिर्फ 3 पिन्स मूव की और वेट सेट हो गया। हाँ सच, अब मेरे पास 33,000 पाउंड है। तो हैरानगी की बात यह है कि 3, चलो ठीक है 3 या 4 लगा लो, मैक्सिमम मैंने 4 पिन्स मूव की होंगी, उससे यार इतना फ़र्क तो कभी नहीं पड़ सकता। तो ये मेरी समझ से बाहर है। चलो देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन भगवान ने बचा लिए हमें। तो जी
अभी जो लफ्स का पंप आ रहा है वहाँ तेल डलवा के ना वहीं स्लीप डालने की सलाह है मेरी, क्योंकि मेरे पास घंटे पड़े हैं तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। बाकी देखता हूँ क्या बनता है, और अंधेरा भी होने वाला है। अब तो आपको कल को मिलेंगे अब नेक्स्ट डे में। आज की सुबह होती है हमारी ओक्लाहोमा स्टेट में। तो जो ओक्लाहोमा स्टेट है जी, धूप पड़ रही है आँखों में। जो ओक्लाहोमा स्टेट है ये काफ़ी बड़ी स्टेट है जी, टेक्सास के नज़दीक लगती है। टेक्सास के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है ये, और काफ़ी बड़ी भी है। लेंथ वाइज ज़्यादा लंबी है, नॉर्थ टू साउथ छोटी है, इतनी लंबी नहीं है। तो रात में यहाँ खड़ा था, टेम्परेचर अभी प्लस में गया। देखो जो सारी आइस थी मेल्ट होके यहाँ आ रही है, पानी सब नीचे गिर रहा है सारे का सारा। तो ये रीफर का पानी नहीं है, ये सारे ऊपर से आ रहा है। तो जी ये देखिए, ये सारा ट्रेलर के साथ साथ ऊपर से नीचे आ रहा है। तो रात टेम्परेचर यहाँ -2 था, अभी टेम्परेचर +2 है। तो ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब जब हमारे लिए जो कनेडियंस हैं उनके लिए तो +2 गर्मी जैसा फील होता है। कभी कभी टी शर्ट में बाहर जा सकते हैं हम। तो ऐसे ही साइड पे पार्किंग लगा लेते हैं ट्रक में। मैंने पहले भी कई बार दिखाया है। ये सीधा ट्रक, ये देखो वाइट लाइन से हम उस पार नहीं लगा सकते, इस तरफ हम लगा सकते होते हैं। ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ नहीं कहते, हमें ट्रक यहाँ पे लगाते हैं। कल स्केल के ऊपर जो रोका गया था वो इन एक्सल्स की वजह से रोका गया था। चलो उस टाइम मुझे जल्दी थी, मैंने दिखाया नहीं आपको। तो मेरे एक्सल लगे हुए थे वहाँ पे। मैं दिखाता हूँ, पिन दिखाता हूँ आपको पहले। तो ये देख रहे हो ना आप, पिन है जो ये वाली पिन बाहर आई हुई है। तो ये थी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी, यहाँ पे थी ये पिन जो आपको खाली दिख रहा है ना सुराख, यहाँ पे थी। तो एक्सल्स थोड़े से पीछे थे। तो जी उन्होंने मुझे निकाला, कह रहे हैं कि आपके ऊपर भार बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये 4 पिन्स को आगे कर दिया, एक्सल को आगे कर दिया, ताकि भार इसके ऊपर ज़्यादा आ जाए और ड्राइव के ऊपर कम हो जाए। वो कह रहे थे कि ड्राइव के ऊपर भार ज़्यादा है आपके। तो वो हिसाब था जी। तो मैंने सोचा कि मूव कर देते हैं। मूव किया, वेट सेट आ गया, तो उन्होंने वार्निंग दे के छोड़ दिया मुझे। तो किस्मत अच्छी थी कि वार्निंग दे के छूट गए, क्योंकि वहाँ इंस्पेक्शन होने लग जाती तो काम बहुत फंस जाता। ऑफिसर अच्छा था, कह रहा है कि आप कनाडा से हो। मैंने कहा हाँ कनाडा से हो। कह रहे कब तुरे थे? मैंने कहा 2 दिन पहले। कब वापस जाओगे? मैंने कहा 10 दिन बाद। कह रहा क्यों? मैं हाँ कैलगरी जाना है मैंने, उसके बाद वापस जाऊँगा। मैंने झूठ बोला उसे कि उसे लगे कि हाँ बहुत लंबा ट्रिप है, इसका ट्रिप ना ही ख़राब करे तो अच्छी बात है। तो उसने मुझे वार्निंग दे दी और कह रहा है कि जाओ अपना, कोई बात नहीं, अपना आगे से वेट सेट रखना। लेकिन मुझे शक है यार, उनका कंडा ख़राब था, क्योंकि मैंने वेट करवाया था जब मैं विनिपेग से निकला था। 2 जगह वेट करवाया था, जहाँ पे मैंने लोड करवाया, और दूसरी जगह मैंने करवाया था जहाँ पर मैंने स्केल करवाई है US से एंटर होने से पहले। तो पता नहीं यार कैसे मतलब वेट ओवरवेट हो गया ये, या तो लोड शिफ्ट हुआ है या फिर कुछ और हुआ है। सूरज की तरह अच्छा लग रहा है पीछे, और चल रहा है इंटरस्टेट। सुबह के 9 बज रहे हैं यार, पता नहीं टाइम चेंज हो गया शायद आज मुझे लग रहा है कि कनाडा US में टाइम चेंज हो गया, 1 घंटे का फ़र्क पड़ गया। क्योंकि मेरा फ़ोन दिखा रहा है 10 बज गए हैं, मेरा ट्रक दिखा रहा है कि 9 बजे हैं। तो बाकी पक्का पता भी नहीं अच्छे से 9 बजे हैं, 10 बजे हैं या 8 ही बजे हैं, वो अभी देख लेंगे क्या बनता है। तो अब यहाँ से ओक्लाहोमा से निकलते हैं और फिर आगे चलते हैं टेक्सास की तरफ। मैं पहले भी दिखाता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखो USA का। ये डैलस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने पुल बने हुए हैं, एक के ऊपर पुल, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। कमाल की बात है यार। मैं हर बार हैरान होता हूँ यहाँ पे आके, जितने इन्होंने पुल बना रखे हैं ना, इतना तो मुझे लगता है जितने डैलस में पुल बने हुए हैं ना, इतने तो मुझे लगता है इंडिया के 4-5 सिटी में टोटल बने होंगे। रेस्ट एरिया पे ब्रेक डाली है। तो इधर एक बाइक का ट्रक ख़राब हुआ है, उसकी मैकेनिकी चल रही है। इधर ओवरसाइज़ लोड देखो, कितने बड़े बड़े लोड हैं। ये विंड मिल के लोड हैं जी। विंड मिल का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो वाला, ये वाला पार्ट। तो कितने एक्सल्स हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सल हैं जी। कमाल है यार, कितना बार उठा सकते हैं ये। बड़े ट्रक हैं, बड़ी इंजन होती हैं, बड़ी मोटरें होती हैं। आए आपको दिखाते हैं कि पुरानी विंड मिल, पुराने ज़माने की विंड मिल है, ये संभाल के रख रखी है इन्होंने। ये है जी विंड मिल। तो इस विंड मिल से काम क्या लिया जाता है देखते हैं।
ऑल अबाउट विंड मिल्स। तो कहाँ मिली थी ये पहली बार? और तेरे पास सच्चे हेल्पिंग जायंट्स इन द नीदरलैंड एट 10,000। तो मुझे लगता है नीदरलैंड में मिली थी और साउथ वेस्ट टेक्सास में ये सबसे पहली विंड मिल थी जो फ़ोटोग्राफ लिया गया जिसका। तो ये है, घर के पीछे बना रखी है विंड मिल, आ गई है। तो जी क्या हिसाब है जहाँ तक मेरी समझ आती है, तो जैसे इंडिया में हम नलका नहीं होता पानी जो धरती से निकालता है, वही चीज़ है। इधर कुआं बना हुआ है, तो ये विंड मिल घूमती थी, इस गरारी को घुमाती थी, ये वाला ये सेक्शन, ये जो चीज़ है जैसे नलका चलता है ना ऊपर नीचे जाता है, ये वाली ऊपर नीचे जाती है चीज़। तो कुएं में से पानी ये निकाल के इस डब्बे में घेर देता था। तो ये हिसाब आ गया जी। इधर फ्रेश वाटर मिलता रहता था, अब तो कोई पीता नहीं होगा इसमें से, लेकिन ये हिसाब था पहले। बहुत बढ़िया यार, संभाल रखा है इन्होंने पुराना कुआं, और ये विंड मिल संभाल के रख रखी है। ये रेस्ट एरिया के ऊपर बनी हुई है, सरकारी जगह है। और इधर वाह जी वाह, बहुत सुंदर है यार। टेक्सास में फार्म्स सच में बहुत बड़े हैं यार, बहुत बड़े हैं। ये मतलब खेती की हुई है इन्होंने किसी चीज़ की, पता नहीं किसकी की है, मकई की लगती है मुझे की हुई है। सीधा जा रही है ये, मतलब लाइन इसकी मकई जहाँ बीजी हुई है इन्होंने, थोड़ी थोड़ी हरी निकल चुकी है, ज़मीन से निकल उभर आई है। घास भी देखो हरा हो चुका है। 15 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था तो घास ब्राउन था, सूखा पड़ा था, अब देखो सारा ग्रीन हो चुका है। टेम्परेचर का फ़र्क पड़ गया है, यहाँ बारिश वगैरह हुई है बाद में, तो बहुत ही बढ़िया। अक्सर लोग सोचते हैं कि टेक्सास काफ़ी ज़्यादा मतलब सूखा एरिया है, इतना भी सूखा नहीं है। टेक्सास ज़्यादातर ग्रीन है और थोड़ा एरिया ही है जो सूखा पड़ा है। तो रेस्ट एरिया काफ़ी बड़ा था और बढ़िया रेस्ट एरिया था। आपको ड्रोन शॉट लगा के दिखाता हूँ मैं। ये जाल देखो इन्होंने हाईवे का बिछाया हुआ। कंफ्यूज हो जाए कोई भी आदमी यहाँ पर आके मैंने कौन सा रोड लेना है, कौन सा एग्जिट लेना है, इतने पुल बना रखे हैं ना यार इन्होंने। कोई भी इंसान, नॉर्मल आदमी तो कंफ्यूज हो जाए यार, जो यहाँ का नेटिव नहीं है। तो जी आप सब ने इसका नाम सुना होगा, ये है जी टेस्ला। ये टेस्ला के हेडक्वार्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपको टेस्ला की गाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ बाय कर सकते हो आप आकर डायरेक्ट, और यहाँ पे बनती भी हैं। तो एलन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अपना टाइम ज़्यादातर यहीं पर बिताता है। तो जी अभी आपने हेडक्वार्टर देखे हैं टेस्ला कंपनी के, यही इनकी मेन फैक्ट्री है जहाँ पर टेस्ला की गाड़ियाँ बनती हैं, साइबर ट्रक बनता है और बैटरीज भी बनती हैं यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा हब है, यहाँ पे 20,000 लोग काम करते हैं इस फैक्ट्री के अंदर। और इसने इतना बड़ा एरिया कवर कर रखा है, इसने में 100 फुटबॉल के स्टेडियम बन जाएंगे जितना एरिया इसने कवर कर रखा है अकेली फैक्ट्री ने। इसका जो एरिया है वो है 1 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है ये, और ये कोलोराडो रिवर के ऊपर बनी हुई है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक गाड़ी को आग लगती है ना, वो नॉर्मल गाड़ी को, अगर सपोज करो एक नॉर्मल गाड़ी को आग लगी, उसे आग को कंट्रोल करने के लिए हमें 1000 लीटर पानी लगेगा। तो जो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है उसे, उसकी आग को कंट्रोल करने के लिए 4000 लीटर पानी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये मतलब कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी सेफ़ होती हैं, लेकिन इतनी भी सेफ़ नहीं होती, पोल्यूशन ज़्यादा ही करती हैं एज़ कम्पेरेटिव टू गैस गाड़ियाँ। तो ये थी जी टेस्ला की फैक्ट्री। कभी रुक के स्पेशल आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे कभी के टाइम, क्योंकि आज ये रोड काफ़ी बिजी था तो इसके ऊपर साइड पे ट्रक लगाना इजी नहीं रहता मेरे लिए। तो अगली बार आपको ज़रूर दिखाएंगे। बारिश स्टार्ट हो चुकी है जी, बारिश तो देखते हैं कितनी पड़ती है। मुझे लगता है कम ही पड़ेगी वैसे, क्योंकि टेक्सास में बारिश आपको बहुत कम देखने को मिलती है। तो जी ये सामने चलता फिरता घर है, इसके पीछे गाड़ी आप टो कर सकते हो, अपने साथ लेके जा सकते हो। और कमाल की बात ये है कि गाड़ी का स्टीयरिंग भी घूमता है, जैसे आपका इस सामने वाली वैन का जब स्टीयरिंग घूमेगा, गाड़ी का भी स्टीयरिंग साथ में घूमेगा। बहुत बढ़िया चीज़ है ये वाली। अभी लव्स के पंप पे तेल डलवा के हटे हैं, इधर तेल डलवाते हैं फिर निकलते हैं। इधर प्रेशर वॉशिंग चल रही है, देखो सारी की सारी।
ये भाई साफ़ कर रहा है प्रेशर वॉश के साथ सारे पंप को। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, बढ़िया काम है वैसे। तो जी ये जा रही है ये वैन। तो देखो गाड़ी का स्टीयरिंग भी कमाल की बात है, कैसे घूम जाता है इसके साथ ही। मैंने तो ये पहली बार देखा। इधर ये पिकअप के पीछे डाल रखी है इन्होंने आरवी। ये मतलब चलते फिरते घर है यार। अब आपको बहुत सारे आपको मैं बहुत दिखाऊंगा रोड के ऊपर चलते हुए। काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट्स के आते हैं ये वाले, बसेस भी आती हैं बड़ी वाली, तो काफ़ी कुछ चलता रहता है इधर। ये हमारे वाला जोटा टेंटन है, पुराना हो गया बेचारा, बुढ़ा हो रहा है अब। डिलीवरी लोकेशन रह चुकी है हमें 250 किलोमीटर। हम रात के 8:30-9 बजे पहुँचेंगे वहाँ पे। तो अगले आधे घंटे में दिन भी डल जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 8:30-9 बज जाएंगे हमें जाते जाते, क्योंकि ट्रैफिक भी मिलेगी हमें रास्ते में। आज संडे है तो लोग घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो देखते हैं कब पहुंचते हैं। सुबह करेंगे डिलीवरी 6:30 और 7:30 के बीच में हो जाएगी डिलीवरी, जहां तक मेरा अंदाज़ा है। तो जी रात के हो चुके हैं यहाँ 8:30। तो पार्किंग कहीं नहीं मिली मुझे, तो स्ट्रीट के ऊपर ही ट्रक लगा दिया हमने। तो इधर देखो स्ट्रीट है, ये इधर भी ट्रक खड़े हैं मेरे आगे, जिनको पार्किंग नहीं मिलती तो सारे ट्रक यहीं लगे जाते हैं। तो स्ट्रीट के पूरे साथ साथ ट्रक लगा दिया हमने, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस कोई रात को आके चोरी ना कर ले, क्योंकि ये देखो सारा एरिया ऐसा है, जंगल सा एरिया है। चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन इधर लाइटिंग है तो सेफ़ रहेगा काम थोड़ा बहुत। तो यहीं लगा देते हैं स्ट्रीट पे, रात काटते हैं, सुबह उठ के डिलीवरी करेंगे। 6:30 बजे डिलीवरी है हमारी। एक बार सील वगैरह चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखो 2 सील लगती है इस ट्रेलर के ऊपर, एक तो ये सिंगल सील हो जाती है, एक दूसरी स्टॉक की होती है। ये डोर होता है, इसे खोल कर आप देख सकते हो कि लोड वगैरह शिफ्ट तो नहीं हुआ, या फिर अगर टेम्परेचर चेक करना होता है। तो बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है। तो यहाँ ऐसा घास वगैरह हुआ है, तो सेफ़ है पार्किंग, कोई ज़्यादा गलत पार्किंग नहीं लगाई हमने। लाइटें जल्दी छोड़ देंगे हम, ये जो लाइटें चल रही हैं ना रात को, ये ऐसी छोड़ देंगे चलती हुई। तो ट्रक बंद कर देंगे, अपना आराम से सोते हैं रात को। तो जी आपके सामने ट्रक खड़ा है, ये सामने वाला, ये है जी स्कानिया। तो ये यूरोप का ट्रक है, किसी ने ये बाय किया है यूरोप से और यहाँ लेके आया है ये बाइक। अभी साफ़ कर रहा है अपने ट्रक को, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हमारा ट्रक इधर अनलोड हो रहा है, ये सामने वाला वो जिसकी लाइटें चल रही हैं वो वाला है हमारा। तो लेकिन यार रोज़ रोज़ में ये चीज़ देखने को मिलती है, स्कानिया आपको रोज़ देखने को नहीं मिलता है। ये मैक्सिको से आया हुआ है ट्रक, तो शानदार है यार पूरा, सच में बहुत तगड़ी चीज़ें लगी हुई हैं इसमें। सस्पेंशन बहुत तगड़ा लगा हुआ है, अंदर सिस्टम बहुत बढ़िया लगे होते हैं सिस्टम। अमेरिकन ट्रक्स के मुकाबले ये ट्रक्स ज़्यादा बाहर खींच सकते हैं और ज़्यादा बढ़िया है, बड़े इंजन हैं इनके। V8 इंजन है, हमारे वाले में V6 इंजन होता है। तो बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिली है, रोज़ रोज़ नहीं ये चीज़ देखने को मिलती। बहुत ही साल 2 साल में एक बार हमें ये ट्रक देखने को मिलता है, वो भी उनके पास ही होता है जो इंपोर्ट कराते हैं उधर से, यूरोप से इंपोर्ट कराते हैं इस ट्रक को। तो बहुत बढ़िया यार, सच में बहुत बढ़िया ट्रक था। इधर ये हमारे वाले देखो प्लास्टिक के डब्बे, ये जैसे लॉन्ग है ना, देखो ये वाला ट्रक लंबा सा है, वो सीधा होता है बस ऐसे ही। आप देखना कभी भी निकाल कर स्कानिया यूरोप भर के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ये यूरोप में चलता है ट्रक, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में चलता है ये वाला। अरे भाई नीचे ना दे दियो मुझे। तो जी इसी के साथ करते हैं ये वाला व्लॉग एंड। मैं चला हूँ शावर लेने, और आपको मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि जो मेरा अगला लोड है वो मैंने काफ़ी दूर से उठाना है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग? 4 months. I'm new. You're new. So from where are you from? I'm from Louisiana. Louisiana. Okay. I'm from Canada actually. Canada, okay. So nice to meet you. Nice to meet you as well. I came here all the way from Winnipeg. Okay. And I dropped El Laredo. Okay. Now going to Far Texas for our next load. I came from Georgia. Georgia, okay. Pick up in Laredo. Drop off in Laredo. Pick up in Laredo now. I'm going to Michigan. Michigan. Okay. So you love driving in the east, or do you go to west too? I have a dedicated route. Okay. Me too. Same. So it's still east. Yes. Pretty much Okay. the States. All right. You just started it, so. Just started. I'm excited. Okay. I'm doing my first interview. All right, man. It was nice to meet you. I don't know what to ask. I know. I'm gonna look it up. All right. So what was your name? Will. Will. Okay. My name is Nav. Nice to meet you, now. Nice to meet you, man. Thank you very much. Send me a tag. तो जी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था इंटरव्यू जो आपने अभी देखा, क्योंकि मैं आ रहा था तो मैं व्लॉग एंड करने की वीडियो बना रहा था, तो भाई साथ में आया। भाई कह रहा कि व्लॉग बना रहा है, मैंने कहा हाँ। कह रहा मेरा इंटरव्यू कर ले, मैंने कहा कर लेते हैं। मैंने कभी किया तो था नहीं किसी का, तो ज़्यादा क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी नहीं आए मैं क्या पूछूं क्या नहीं। तो भाई ने वैसे ही मज़े में अपनी बातचीत कर रहे थे, आपको रिकॉर्ड करके आपको दिखा दी। भाई खुश था पूरा। उसके बाद हाल चाल पूछा उसने,
और चैनल भी पूछा कौन सा था, और नंबर भी लेके गया, फ़ोन नंबर। कह रहा कभी ज़रूरत पड़ी मुझे मैं बताऊंगा तुझे, पूछूंगा अगर कुछ पूछना पड़ा तो। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहा बहुत एक्सपीरियंस है तेरे पास तो, 5 साल का। मैंने कहा हाँ हाँ। तो ठीक था जी, बढ़िया था इंसान। तो ऐसे इंसान मिलते रहे तो ज़िंदगी अच्छी रहती है, हमारी सभी की अच्छी रहती है। आपको भी मिलते रहें तो अच्छी बात है। तो आपको मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगला व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसे कि ये वाला था। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।